कुछ ही सालों में आज तक की सबसे खतरनाक एमिशन नॉर्म इंडिया में लागू होने वाले हैं, जिसे हम BS7 के नाम से जानेंगे। BS7 की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी गाड़ियों का भी नाम हो सकता है। BS7 की वजह से एंट्री लेवल बजट कार्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। BS7 की वजह से सारी गाड़ियों के दाम और भी बढ़ जाएंगे। पर आखिर ऐसा है क्या BS7 में जिसकी वजह से ये सब होने वाला है? BS7 के नाम से कार मेकर्स भी डरे हुए हैं, क्योंकि BS7 यूरोपियन यूनियन के यूरो 7 की एग्जैक्ट कॉपी होने वाली है और इसी यूरो 7 को लेकर वहां के लोग प्रोटेस्ट पर उतर गए। जब इंडिया में ये BS7 के नाम से आएगी तो बहुत सारे कार मेकर्स को अपने अपने गाड़ियों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाएगा। साथ ही मेरे और आपके जैसे कार बायर्स का इससे बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए आज के वीडियो में हम BS7 के बारे में सारी चीजें समझेंगे और ये भी देखेंगे कि डीजल गाड़ियां सच में बंद हो जाएगी क्या। लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। BS मतलब भारत स्टेज और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एमिशन स्टैंडर्ड्स होती है, जिसमें गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को एक लिमिट पर सेट किया जाता है। और अगर कोई कार मेकर इंडियन गवर्नमेंट के लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली गाड़ियां नहीं बनाते हैं तो फिर वो अपने गाड़ियों को इंडियन मार्केट में बेच भी नहीं सकते हैं। BS7 से पहले हम भारत स्टेज को समझ लेते हैं। साल था 2000 का और उस टाइम पे जितनी भी गाड़ियां इंडियन मार्केट में बिकती थी वो बहुत पॉल्यूशन फैलाती थी, क्योंकि तब एमिशन स्टैंडर्ड्स इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि गाड़ियों की वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन फैल रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया में बिकने वाले सारी गाड़ियों को बंद कर देते और सबको बैलगाड़ी से चलने के लिए बोलते, या तो वो एक स्ट्रिक्ट सी एमिशन नॉर्म लागू कर सकते थे जिसकी वजह से गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कुछ लेवल तक कंट्रोल करा जा सकता था। उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज करा और ऐसे ही इंडिया की सबसे पहली एमिशन नॉर्म लागू हुई, जो यूरोपियन यूनियन के यूरो 1 की एग्जैक्ट कॉपी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यूरोप में ऑलरेडी ये एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू करे गए हैं, क्यों ना हम भी इसे कॉपी पेस्ट कर दे ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी यूरोप जैसे साफ सुथरा बन जाए। BS1 के बाद BS2, BS3, BS4 इंडिया में इंप्लीमेंट हुई और ये सब यूरोप के यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 की एग्जैक्ट कॉपी थे। वैसे इंडिया में 2017 के टाइम पर BS4 आई थी, लेकिन यूरोप में यही सेम एमिशन नॉर्म 2005 में लागू कर दिया गया था। इनफैक्ट वहां यूरो 5 और यूरो 6 जो बाद में चलकर इंडिया में BS5 और BS6 के नाम से लागू होने वाली थी, वो 2009 और 2015 में ही इंप्लीमेंट हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट को फील हुआ कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा हमें। और फिर उन्होंने किया क्या, BS5 को स्किप करके डायरेक्ट BS6 को रोल आउट कर दिया इंडिया में। इतने अचानक से BS6 इंडिया में आई कि कार मेकर्स को मौका ही नहीं मिला तैयार होने का, जिसकी वजह से बहुत सारी मस्त मस्त गाड़ियां हमेशा के लिए बंद हो गई, जैसे ऑल्टो 800 हो गई। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि अब जो नए एमिशन नॉर्म्स इंडिया में आने वाले हैं, मतलब BS7, उसके वजह से इंडियन कार मार्केट पूरी चेंज होने वाली है। इसलिए अब हम ये देखते हैं कि BS7 में आखिर ऐसा है क्या। BS7 में इस बार पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल्स को और भी नीचे कर दिया गया है, जिसकी वजह से जितनी भी गाड़ियां BS7 कंप्लायंट रहेगी वो बहुत कम पॉल्यूशन फैलाएगी। लेकिन पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स को सेम ही रखा गया इस बार BS6 की तरह। पर अगर हम डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बात करें तो उनके एमिशन लेवल्स को BS7 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से इक्वल कर दिया है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले BS6 में डीजल गाड़ियों के लिए 30 मिलीग्राम पर किलोमीटर तक का छूट दिया गया था, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि BS7 में डीजल गाड़ियों को भी 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर तक ही लिमिट करना पड़ेगा अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स को। और ये कार मेकर्स के लिए खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। पर BS7 में इस बार और क्या नया है, OBM। BS7 कंप्लायंट गाड़ियों में ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। पहले BS6 में OBD इंटीग्रेट किया गया था, मतलब ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, टेल पाइप से निकलने वाले एमिशंस को एनालाइज करने के लिए, और ये मेनली फॉक्सवैगन के डीजल गेट स्कैंडल के बाद इंप्लीमेंट करा गया था। पर अब OBM के वजह से BS7 से कंप्लायंट सारे गाड़ियों के टेल गेट से निकलने वाले एमिशंस को रियल टाइम में एनालाइज करा जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपकी गाड़ी एमिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएगी तो उसे बीच रास्ते में कहीं बंद कर दिया जाएगा और आप अपने गाड़ी को 1 इंच तक हिला नहीं पाओगे। मजाक कर रहा हूँ भाई। अगला जो चेंज है BS7 में, उसे आज से पहले कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करा गया था, जो कि ये ब्रेक्स और टायर से निकलने वाले हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना। जब भी आप गाड़ी चलाते समय ब्रेक्स को अप्लाई करते हो, उनसे भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, जो BS7 में इस बार कुछ हद तक कंट्रोल करा जाएगा। अगला चेंज BS7 में ये है कि सारे गाड़ियों के लाइफ टाइम एमिशंस को डिटेक्ट करा जाएगा। आप सबको पता है कि जब हमारी गाड़ी नहीं होती है तब उससे निकलने वाली पॉल्यूशन सेट लिमिट तक ही रहती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी पुरानी होने लगती है उसके इंजन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो गाड़ी और भी पॉल्यूशन फैलाती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स को लगाया जाएगा गाड़ियों में इस बार, जो उसके लाइफ टाइम इंजन रिलेटेड इश्यूज को मॉनिटर करते रहेगा। लास्टली BS7 में इस बार वो होने वाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी मैन्युफैक्चरर लगा के देते हैं उनकी लॉन्जिटिविटी को भी एश्योर करा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज जिस प्रोसेस से बनते हैं वो खुद में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन फैलाने का सोर्स है। साथ ही अगर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत बार चार्ज करा जा रहा है तो ओवर द ईयर्स उसकी चार्ज होल्ड कैपेसिटी भी ज्यादा कम नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही सही है। अब बात करते हैं कि BS7 को लेकर कार मेकर्स इतना टेंशन में क्यों है।
है, पहले जो कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में लगी होती थी वो किसी भी गाड़ी के चालू होते ही कुछ टाइम बाद हीट होना स्टार्ट होती थी, वो भी इंटरनली। पर अब BS7 में गाड़ियों में लगाए जाने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स को एक्सटर्नली हीट करना पड़ेगा ताकि गाड़ी के चालू होने से पहले ही कैटालिटिक कन्वर्टर रेडी रहे। इसके वजह से कार मेकर्स को बहुत सारे चेंजेस करने होंगे उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियों में, जिससे उनका प्राइस और भी बढ़ जाएगा और इतने प्राइस हाइक के बाद कुछ गाड़ियां इंडियन मार्केट में सेंस भी नहीं बनाएगी। इसलिए अनफॉर्चुनेटली कार मेकर्स को उनकी लीजेंडरी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। कार मेकर्स को ये भी टेंशन है कि BS7 के बाद जो उनकी गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार बायर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि BS7 के बाद ज्यादातर लोग प्री ओन्ड कार्स की तरफ जाएंगे और नए शोरूम से मिलने वाली गाड़ियों को इग्नोर ही करेंगे। अब हम BS7 से होने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो BS7 से इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन एम है कि पोल्यूशन लेवल को और भी स्ट्रिक्ट करना है वो तो होगा ही, जिसकी वजह से BS7 कंप्लाइंट गाड़ियां एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी कम रिलीज करेगी। BS7 के वजह से हमें गाड़ियों में टर्बोज और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कार मेकर्स की पर्सपेक्टिव से देखें तो BS7 के बाद इंडियन कार मेकर्स अपनी गाड़ियों को बाहर भी इंटरनेशनली बेच सकते हैं, यूरोप जैसे देशों में, क्योंकि इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स और बाहर की इंटरनेशनल एमिशन स्टैंडर्ड्स एकदम सेम लेवल पर रहेगी। फ्यूल एफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है जो हमें BS7 में मिलने वाला है। इंडिया में जितनी भी गाड़ियां सेल पर होगी BS7 कंप्लाइंट, उन सबका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है, जिससे अल्टीमेटली हमारे जेब पर कम लोड पड़ेगा। BS7 से अगर सच में किसी को फायदा होगा तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स हैं। कार मेकर्स को उनके EVs में डाली हुई बैटरी की लॉन्जिटिविटी का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, साथ ही उन्हें उनके गाड़ियों में लगी हुई बैटरीज की चार्ज होल्ड कैपेसिटी को भी कमरे नहीं देना है। कहने का मतलब EV वायर्स के लिए BS7 किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन अब सीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, BS7 से होने वाले डिसएडवांटेजेस पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइसेस अब और भी बढ़ने वाले हैं। BS7 के अंदर जितने भी चेंजेस कार मेकर्स करेंगे उनके गाड़ियों में, उनका कॉस्ट वो कहां से निकालेंगे? आपके जेब से। कार मेकर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको BS7 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही गाड़ियां बनाकर बेचनी पड़ेगी और इन्हीं चेंजेस के वजह से गाड़ियों की प्राइस BS7 के बाद आसमान छूने वाले हैं। अगर आज की बात करें तो इंडियन कार मार्केट में ऑलरेडी गाड़ियां ओवर प्राइस्ड है। किसी भी सेगमेंट में कोई सी भी गाड़ी उठाकर देख लो आप, सबके एक्स शोरूम प्राइसेस बहुत नेक्स्ट लेवल है। पहले जो एंट्री लेवल कार्स 3 से 4 लाख में मिलती थी वो आज के टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करती है, और जब ये BS7 आएगी इंडिया में तब क्या होगा पता नहीं। अगला डिसएडवांटेज ये होने वाला है कि डीजल गाड़ियां ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। वैसे भी नितिन गडकरी जी ने पब्लिकली बोल दिया है डीजल गाड़ियों को नहीं खरीदने के लिए, और शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल गाड़ियां इंडियन कार मार्केट से पूरी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। डीजल कार्स फिर भी सेल पर रहेंगे, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ऊपर होंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल होंगे। BS7 के वजह से 10 लाख के अंदर कोई भी डीजल वाली गाड़ी शायद आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट कुछ बहुत ही लीजेंडरी SUVs भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हैं। BS7 का अगला डिसएडवांटेज है कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस को ये बहुत अफेक्ट करने वाला है। एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया था कि बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी BS7 में आपको, पर बेटर फ्यूल इकोनॉमी तो तभी मिलती है जब गाड़ियों की पावर कम होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होने वाला है। साथ ही BS7 से आपकी गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट भी और बढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको सब कुछ मिलाकर एक लाइन में बताऊं तो BS7 एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। BS7 EV कार बायर्स के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन वाले कार बायर्स की, तो भाई हमें ज्यादा पैसा देकर कम पावर वाली गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी, और शायद हमें डीजल SUVs को हमेशा के लिए बाय बाय भी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब कर लो ऐसे टाइप के वीडियोस और देखने के लिए। और अगर आपको ये देखना है कि अमेरिकन को महिंद्रा थार क्यों पसंद है, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो।